फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो कैसे खत्म हुआ? प्लूटो तो अभी भी मौजूद है। उसकी 3 शर्तें रखी ना उन्होंने। बाकी प्लैनेट्स पे वेदर कैसा होता है? वीनस जो है उसका एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज्यादा थिक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अर्थ फ्लैट है। ये तो मजाक ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पापा से किए थे और उन्होंने मुझे आंसर्स किए थे और आप लोगों ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और कुछ लोगों ने क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी किए थे कमेंट करके और कुछ ने व्हाट्सएप पे भी। तो आज हमने न्यू कंटेंट पे बनानी थी वीडियो, लेकिन आज हम उन्हीं कमेंट्स का आप लोगों को आंसर देंगे जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। मैं पापा को क्वेश्चंस बताऊंगी, पापा आपको उनका जवाब देंगे। तो नए कंटेंट पे हम फिर कल इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो बेटा देखें क्या क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो कैसे खत्म हुआ? बेटा प्लूटो खत्म नहीं हुआ। प्लूटो तो अभी भी मौजूद है। प्लूटो पहले जो है ना 1930 में दरियाफ्त हुआ था। तो उस वो भी एक प्लेनेट था हमारा। तो फिर ना बाद में जब जिद्दत आई ज्यादा, हमारी जो है ना टेलीस्कोप जदीद आई, तो देखा तो उधर जिधर जुपिटर प्लूटो है ना, उधर प्लूटो जैसे या उससे उस जितने या उससे बड़े या उससे छोटे उस तरह के और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उस जगह पे। तो फिर ऐसा तो होना था कि बहुत हमारी प्लेनेट की जो लिस्ट है ना वो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी। तो फिर अपना पूरी दुनिया के जो साइंसदानों ने उन्होंने एक असूल बनाया, कुछ असूल तय किए कि हम किसको प्लेनेट कह सकते हैं। तो उसकी 3 शर्तें रखी ना उन्होंने। पहली शर्त तो उन्होंने ये रखी थी कि प्लेनेट हम उसको मानेंगे जो सूरज को ऑर्बिट कर रहा होगा। जैसे कई ऐसे चांद भी कई ऐसे हैं जो मरकरी से भी बड़े हैं, लेकिन वो उसको प्लेनेट हम नहीं कह सकते और वो गोल भी है और उनका एटमॉस्फेयर भी है, सारा कुछ भी है। लेकिन हम उसको प्लेनेट इसलिए नहीं कह सकते कि वो सूरज को ऑर्बिट नहीं करता। अच्छा, पहली शर्त तो ये कि सूरज को ऑर्बिट कर रहा, और दूसरी शर्त तो उन्होंने ये रखी कि वो इतना बड़ा हो गया और अपना ग्रेविटी की वजह से उसकी जिस्म जो है ना गोल हो गया, एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर गया। जाहिर है जब एक जिस्म बड़ा होता है तो उसकी ग्रेविटी जो है ना उसको गोल बना देती है। फिर जैसे कि हमारे जो मार्स के 2 चांद हैं वो गोल नहीं है क्योंकि उनकी जिसामत छोटी है, काफी छोटी है। तो इसलिए वो ऐसे ही है जैसे पत्थर के जो है ना पहाड़ जैसे उनकी शक्ल है, गोल नहीं है बिल्कुल भी। दोनों ही नहीं है गोल, दोनों ही छोटे हैं। तो दूसरी शर्त ये थी कि उसकी इतनी ग्रेविटी, इतना मास हो कि वो अपनी शक्ल को गोल बना सके। तीसरी शर्त थी ये थी कि जिस ऑर्बिट पे, जिस रास्ते पे वो सूरज को ऑर्बिट कर रहा है ना, उसका रास्ता साफ होना चाहिए। उसके रास्ते में मतलब और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो जो प्लूटो है, ये तीसरी शर्त जो है ना प्लेनेट पूरा होने की तीसरी शर्त वो नहीं पूरी कर सका ना। तो क्योंकि उसके रास्ते में उस जैसे और बहुत सारे हैं, फिर उनको बोना बोना जो है ना प्लेनेट का नाम दिया गया। ये बोने ड्वार्फ ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं इंग्लिश में। हम उसको बोना बोना स्यारा कह लेंगे ना। तो फिर इस तरह उनको जो है ना और बहुत ज्यादा है इस जैसे, तो उनको हम कहते हैं अब ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह प्लूटो तो अब भी है लेकिन उसको प्लेनेट इसलिए अब नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन ये था कि बाकी प्लैनेट्स पे वेदर कैसा होता है? अच्छा, वेदर तो बेटा वेदर में तो बहुत कुछ आएगा। तो वेदर का बताना तो मुश्किल है। ये मैं बता सकता हूँ कि बाकी जो प्लेनेट है उनका टेम्परेचर कैसा है, उनका अपना उनमें गैसेस कौन सी हैं, उनका एटमॉस्फेयर कितना थिक है कितना थिन है, ये बता सकता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहले हम मरकरी की बात कर लेते हैं। तो सूरज से सबसे ज्यादा करीब जो वही प्लेनेट है ना, उसका सूरज से फासला जो एवरेज है तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर है। और उसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिन है, उसमें गैसें ना होने के बराबर है ना, उसको जीरो एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम। उसके बाद आता है विनस। अच्छा, ये मरकरी का जो टेम्परेचर है तो ये है एवरेज जो टेम्परेचर है 165 है। तो क्योंकि इसकी मैंने जैसे आपको कल वाली वीडियो में बताया था, एक साइड जो है सूरज के हमेशा सामने रहती है, एक फार साइड जो बैक साइड रहती है उधर तो नफी में होगा टेम्परेचर, तो एवरेज को हम मान के चलेंगे ना। उसके बाद आ जाता है वीनस। वीनस जो है उसका एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज्यादा थिक है। इतना ज्यादा थिक है कि उधर हवा का जो दबाव है इतना है कि अगर हम इधर से कोई गाड़ी कार को उधर जाकर लैंड कराए ना उसके सरफेस पे,
तो उसका दबाव हवा का, उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है इतना ज्यादा होगा कि वो ऐसे पिच के एक किताब की तरह बंद हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब बहुत ज्यादा। और उसमें गैसें हैं, अपना क्या नाम है इसमें, वीनस में वीनस में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है ना बेटा, ये है इसका, वीनस का ही ज्यादा है। इसका एवरेज टेम्परेचर 470 के करीब है। तो इसके बाद हमारी अर्थ है, उसका तो आप सबको पता ही है। इसमें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह है। तो इसके बाद आ जाता है मार्स। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी जो है ना थिन है सही, लेकिन थिन है वो, मतलब इतना वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है उसका एटमॉस्फेयर। और मुसलसल लीक होता जा रहा है, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अब खत्म हो गया है। पहले किसी जमाने में था उसका भी मैग्नेटिक फील्ड, तो अब वो नहीं है। तो उस वजह से उसका जो एटमॉस्फेयर है मुसलसल जो है ना वो लीक हो रहा है, तो कम हो रहा है। तो उसमें ज्यादा जो गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कोई आर्गन है। तो उसके बाद जैसे अगर हम आगे चले जाते हैं तो जुपिटर पे चले जाते हैं। तो जुपिटर को ऐसे कह लें कि वो हमारे सारे जितने भी प्लेनेट है ना, उन सबसे बड़ा वही है। तो उसमें जो गैसें, क्योंकि आगे ये 4 इनर प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, जमीन और मार्स। 4 इसके आगे आ जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद जो गैसी प्लेनेट शुरू हो जाते हैं। तो गैसी में सबसे पहला नंबर आता है जुपिटर का। जुपिटर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 140, नफी नफी में 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसका भी बहुत ज्यादा, मतलब वो है ही सारा गैस का गोला, उसका एटमॉस्फेयर का क्या कहना। तो उससे आगे जैसे है अपना आ जाता है सैटर्न है, उसका भी ऐसे ही, उन सब में यही गैसें यही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और उनका टेम्परेचर नफी में ही है, मतलब आखिरी जो है उसका 200 नफी में चला जाता है ना टेम्परेचर नेपच्यून का। अच्छा, लेकिन हम ना जुपिटर और सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हैबिटेबल जोन में नहीं है। हैबिटेबल जोन वो होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो और बहुत ज्यादा सर्दी भी ना हो। अब जैसे हम एक्सोप्लैनेट ढूंढ रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, उनकी अपना स्पेक्ट्रम में उनका देख रहे हैं कि वहाँ क्या कौन कौन सी गैसेज हैं। तो हम सबसे ज्यादा जो है ना तवज्जो दे रहे हैं उनपे जो हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन यानी जहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं है और ज्यादा सर्दी भी नहीं है। और हर स्टार का अलहदा हैबिटेबल हैबिटेबल जोन, जैसे हमारी जो है क्या नाम है जमीन, जमीन से 15.5 करोड़ किलोमीटर दूर से ऑर्बिट कर रही है ना। तो हमारा हैबिटेबल जोन यहाँ पे है। तो इससे थोड़ा बाहर चले जाएं, थोड़ा अंदर चले जाएं तो ठीक रहेगा। इसी तरह ये नहीं हो सकता, मतलब और किसी स्टार का हैबिटेबल जोन 2 करोड़ पे भी हो सकता है, अगर उसकी अपना हीट शिद्दत ज्यादा कम है, या वो स्टार छोटा है, या बहुत ज्यादा कोई गर्म स्टार है, तो उसका हैबिटेबल जोन ऐसे हो सकता है जिधर हमारा यूरेनस या नेपच्यून है, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। तो हमने ज्यादा देखना ये है कि हैबिटेबल जोन में कौन से हैं, और उनमें वो जो है ना हम सर्च करेंगे कि कहाँ पे हमें जिंदगी के आसार मिलते हैं लाइट के स्पेक्ट्रम में, जो बायो सिग्नेचर मिलेंगे हमें, तो उससे हम अंदाजा लगा सकेंगे। अगला सवाल करो बेटा। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अर्थ फ्लैट है, इसमें कितनी हकीकत है? ये तो बेटा, ये तो मजाक ही है ना, इसका क्या कहें। ये तो मेरा वो पुराने जमाने में, आज से 200-300 साल, 400 साल पहले लोग ऐसा कहते थे। अब तो हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता है कि जमीन गोल ही है, और है भी गोल ही ना। अगर वो, क्योंकि अब तो हमने स्पेस को तक देख लिया, स्पेस तक चले गए हैं, चांद पे चले गए हैं। तो हम जैसे ही जमीन से तकरीबन कह लें कि 4-5 हजार किलोमीटर ऊपर से जाकर देखेंगे तो हमें जमीन गोल नजर आनी शुरू हो जाती है। तो जमीन तो गोल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना ये सवाल है ना इसका कोई जवाब है। अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड अपने एक्सिस में क्यों रहती है? एक्सेस में, अच्छा, मतलब अपने मदार में क्यों रहती है, मदार से निकलती क्यों नहीं है, ये कह रहे हैं जमीन। अच्छा, इसमें ऐसे है बेटा कि मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है ना आपने। हाँ जी। मरकजे माइल कुव्वत होती है, एक मरकजे ग्रेज कुव्वत होती है ना, उर्दू में हम उसको ये पढ़ा था हमने।
तो ऐसे करेंगे जैसे एक बॉल को हम रस्सी से बांध के ऐसे घुमाएंगे, तो वो उस रस्सी की जितनी लंबाई होगी उसी पे वो जो है ना अपना घूमेगी। ठीक है। इसी तरह ही हमारी जो जमीन है इसको बांध के रखा हुआ है सन की ग्रेविटी ने। अगर हमारी मतलब थोड़ी सी भी इससे स्पीड जो है कम होएगी ना, कम हो जाएगी थोड़ी सी स्पीड, तो हम जो है ना इसमें सन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, आस्ता आस्ता जाते जाते सन में जाके गिर जाएंगे। ठीक है। अगर थोड़ी सी इससे ज्यादा हो जाएगी हमारी घूमने की स्पीड, तो हम जो है ना सन को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे आस्ता आस्ता घूमते घूमते, या हो सकता है आगे जाके जुपिटर अपनी ग्रेविटी में लॉक कर ले या किसी में बैठ जाए जाके अर्थ। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ये है कि कुदरत का निजाम है कि हमारी स्पीड और हमारा मास ये डिपेंड करता है किसी प्लेनेट के ऑर्बिट को। अच्छा, जो ऑर्बिट एक दफा स्टार्ट हो गया वो बदलता क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है बेटा कि जैसे हम इधर कोई चीज फेंकते हैं तो आस्ता आस्ता जो है ना वो अपना क्या नाम है स्लो होती जाएगी। तो स्पेस खाली जगह होती है, स्पेस में हमारी अर्थ ऑर्बिट कर रही है, तो कोई चीज उसको रोक नहीं रही ना उसमें। जैसे जमीन मतलब स्पेस में जा रही है, घूम रही है, तो इसमें कोई फ्रिक्शन या कोई और चीज इसको असरअंदाज, बरूनी चीज इसकी स्पीड को असरअंदाज नहीं कर रही ना। जिस स्पीड से घूम रही है उसी से घूम रही है स्पेस। ऐसे ही हम अगर किसी चीज के जमीन के ऑर्बिट में जाके घूमना शुरू कर दें, तो अगर हमारी स्पीड फिक्स हो जाए और हमारी वो मास और मदार भी उसकी लंबाई हमारे वजन के हिसाब से ऑर्बिट का जो फासला है वो फिक्स हो जाए, तो हम घूमते रहेंगे, कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। क्योंकि कोई चीज हमें जो है ना वो डी ट्रैक नहीं कर रही, ना हवा कर रही है, ना कोई ग्रेविटी जो है वो उसको खींच रही है, और हमारी स्पीड जो है वो इसको जमीन को जो है ना अपने मदार से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जहां पे ये दोनों चीजें बराबर हो गई हैं उस जगह पे जो है ना हमारी जमीन ऑर्बिट कर रही है। इस वजह से ही हमेशा अपने ऑर्बिट में रहती है। जैसे चांद है, वो अपनी मखसूस स्पीड से हमें ऑर्बिट कर रहा है ना, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा, बिल्कुल मामूली सी। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक साल में शायद आधा इंच के करीब जो है ना सूरज चांद जमीन से दूर होता जा रहा है। अरबों साल के बाद हो सकता है हमारा चांद हमारे पास ना हो, इसी स्पीड से अगर चलता रहा। तो अगला क्वेश्चन करे बेटा। अगला क्वेश्चन बेसिस से रिलेटेड है कि किसी भी अनफॉर्मल मूवमेंट से मतलब गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी से बाहर क्यों नहीं निकलती वर्ल्ड? अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है कि किसी वजह से हमारा जो है प्लानट है ये सोलर की ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर क्यों नहीं निकल सकता। ये तो यही तो मैंने बताया है आपको अभी पिछले सेशन में। मैंने आपको यही तो बताया सारा कि उसकी ग्रेविटी जो उसको खींच के रखती है और हमारी स्पीड जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो उसको ऑर्बिट कर रहा है, मुसलसल कर रहा है। हाँ, अगर कोई बाहर से अदर ऑब्जेक्ट आके मतलब कोई ऐसा एस्ट्रॉयड आता है, बड़ा एस्ट्रॉयड आके हिट करता है अर्थ को, तो हमारी जमीन जो है लाजमी तौर पे अपना ऑर्बिट चेंज करेगी, और चेंज करेगी उसके बाद हो सकता है कि वो सूरज की तरफ जाना शुरू हो जाए। अगर उसकी स्पीड स्लो हो गई, अगर तो उसके हिट करने से हमारी स्पीड तेज होगी, तो हम सूरज से बाहर निकल जाएंगे। या हो सकता है किसी और प्लैनेट, मार्स है, जुपिटर है, आगे किसी प्लैनेट में टकरा जाए अर्थ, या इधर वापस जाते हुए सूरज की तरफ जाते हुए वीनस मरकरी से भी टकरा सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर है ना ऐसे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी। छोटी मोटी बॉडी हिट होती रहती है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता जमीन को। तो जैसे हमने एक एक ऐसा ही तजर्बा किया था एक एस्ट्रॉयड को ना, क्योंकि हमें आने वाले वक्त में ये खदशात हैं कि कोई ऐसा जिस्म कोई बहुत बड़ा हो जिसका मास हो और वो जमीन से आके हिट करे, तो सारी जमीन पे लाइफ जो है ना खत्म हो सकती है। तो ऐसा होता रहता है ना, 1 लाख साल में, 2 लाख साल में एक दफा कोई ना कोई बड़ा एस्ट्रॉयड आके हिट कर सकता है। तो हमने उस तजर्बा किया कि एक एस्ट्रॉयड था, तो उसके ऊपर वो, क्योंकि उसका मास थोड़ा था, उसका वजन थोड़ा था, उसके ऊपर हमने ना इधर से एक वो कह लें कि एक रॉकेट भेजा, जिसने जाके उसको हिट किया। हिट करने से ना तो वो उसने अपना डी ट्रैक हो गया। और ये हमने इसलिए कि आइंदा वक्त में अगर हमें पता चलता है कोई एस्ट्रॉयड आने वाला है और जमीन को हिट कर सकता है,
तो हम उसको डिट्रैक करने के लिए उसको हिट कर सकते हैं, या उसके आगे जो है ना किसी चीज को उसके आगे आगे रख के चला सकते हैं, जो उसकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से हर जिस्म दूसरे जिस्म में खींचने की कशिश रखता है। हर जिस्म, जितना वो जिस्म बड़ा होगा उतनी ज्यादा कशिश रखेगा, जितना वो करीब होगा उतनी और ज्यादा कशिश रखेगा। ठीक है, जितना दूर होता जाएगा कशिश कम होती जाएगी, जितना छोटा होता जाएगा कशिश कम। अच्छा, वो छोटा एक एस्ट्रॉयड था, उस पर छोटा सा रॉकेट जो हिट किया तो उसे डिट्रैक कर लिया ना हमने। तो ऐसा आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम जो है ना कोई एस्ट्रॉयड जमीन की तरफ आ रहा है तो उसको डिट्रैक करके बाहर निकाल सकें हम, ताकि जमीन की तरफ ना आए। हाँ, तो आज के जो मेन मेन सवाल थे वो तो यही थे। सवाल तो और भी हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर किसी के जहन में और कोई चीज आए तो वो बताए, हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए फिर जी यही है। तो ये मेरे पापा थे जिन्होंने जिन्होंने आप लोगों के कमेंट्स से जो क्वेश्चन है उनका आंसर किया। और कल इंशाल्लाह हम न्यू कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे, और आप लोग उस पे भी हमसे इसी तरह क्वेश्चन करते रहिएगा, और हम लोग आपको उसी तरह आंसर देते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम रोज कोई ना कोई कंटेंट पे वीडियो अपलोड करते रहें, ताकि आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहें और हमारी वीडियोस में इंटरेस्ट लें। और इससे आप लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी होगा, क्योंकि मेरे पापा मुझे सब बताते हैं। मतलब मैं भी तभी सुनती हूँ जब आप लोगों को बता रहे होते हैं वहां पे, जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ। अल्लाह हाफिज।